दिस इज़ वंशिका एंड आपका स्वागत है CSR बडी में। तो बेसिकली दिस इज़ अ न्यू चैनल, तो आप इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें। इसमें मैं क्या करूँगी, जैसे कि हमारा जो सिलेबस है 13 यूनिट्स में डिवाइड है, तो हम क्या करेंगे उस सिलेबस को, क्योंकि अब टाइम कम बचा है, लॉकडाउन में सबको पता है सबका मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, बट पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम होगा और ये श्योर है। सो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, मैं रोज़, आप बेल आइकन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, मैं रोज़ वीडियो अपलोड करूँगी एक दो दिन के मतलब गैप में। तो आप क्या कर सकते हैं, उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। बेसिकली अभी मैं जो टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ वो है इवोल्यूशन। हम पहले स्टार्ट करेंगे इवोल्यूशन से इसलिए क्योंकि अगर आप देखें 2000 जो अभी 19 का पेपर हुआ था दिसंबर में, उसमें इवोल्यूशन में आज तक बहुत कम ही क्वेश्चंस आए हैं, बट इस टाइम इवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रह चुका है। तो इवोल्यूशन में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो हम इसको नहीं छोड़ सकते। तो मैं इवोल्यूशन के लिए क्या करूँगी, 3 लेक्चर्स बनाऊँगी, जिसमें हमारे पास जो होगा क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, जो हमारी बेसिक थ्योरी है हम वो कवर करेंगे वहाँ पर। उसके बाद हमारा हार्डी-वेइनबर्ग लॉ है, हम उसे वहाँ पर फोकस करेंगे। और लास्ट में हमारे पास क्या है, सबसे टफ जो बच्चों को लगता है, क्लासिफिकेशन जो हुआ इवोल्यूशन का चार्ट। तो वो भी बहुत आसान है, ट्रिक्स हैं, आप उसे याद करेंगे, उसे रिमेंबर करेंगे और एक ही चीज़ को बार बार पढ़ेंगे तो वो आपको याद हो जाएगा। तो एक ही चीज़ पे, इवोल्यूशन पे आपको मेरे 3 वीडियोस यहाँ पर मिलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक। ओके, तो हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले टॉपिक में हम क्या करेंगे कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ। तो हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ में हमें 2 थ्योरीज पढ़नी है, एक स्पॉन्टेनियस थ्योरी और दूसरी हमारे पास है पास्चर की थ्योरी, जो कि इम्पॉर्टेंट है। थ्योरीज तो बहुत सारी हैं, बट जो मेन कंसिडरेशन है जिन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो ये दोनों थ्योरी हैं। तो हमारे पास क्या होता है, स्पॉन्टेनियस थ्योरी में हमारे पास 2 साइंटिस्ट हैं, एक स्प्लेंजली एंड रेट्टी। तो इन दोनों साइंटिस्ट का एक ही था, इन दोनों साइंटिस्ट ने बोला कि जो हमारे पास फूड होता है, इसने रेट्टी ने बोला कि अगर हमारे पास क्या है, मीट है, तो मीट में क्या होता है, एक मैगोट्स, एक मच्छर होता है जो कि वहाँ ग्रो करता है। तो उसने बोला कि मीट है तो डेड डिकोइंग ऑर्गेनिज्म से, मरी हुई चीज़ों से लाइफ आ रही है, रेट्टी ने ये बोला, तो जो कि बिल्कुल गलत था। फिर हमारे पास आता है स्प्लेंजली, उन्होंने क्या करा कि 2 सॉल्यूशन लिए, दोनों ही सॉल्यूशन को उन्होंने क्या किया, वो करा, हमने ऑटोक्लेव किया, दोनों को मतलब डिसइंफेक्टेंट रिमूव करे वहाँ से। जब वहाँ से डिसइंफेक्टेंट रिमूव करे, स्टेरिलाइज्ड हो गए ग्लास फ्लास्क, उन्होंने क्या करा, दोनों में, एक में बैक्टीरिया मतलब एक में एयर जा सकती थी बट दूसरे में एयर नहीं जा पा रही थी। जिसमें एयर जा रही थी उसमें उसने क्या देखा कि ग्रोथ हो रही है, बट जिसमें एयर नहीं थी उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है। तो इन्होंने क्या बोला कि एयर में ऐसा कुछ है जिसकी वजह से लाइफ ओरिजिनेट होती है। तो ये थ्योरी का कोई एविडेंस नहीं था, तो इसलिए स्पॉन्टेनियस थ्योरी जो है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, जो थी वो हमारी रिजेक्ट हो गई। अब आते हैं पैस्चर ने क्या बोला कि जो लाइफ होती है वो हमारी जो है
लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही लिविंग चीज़, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, लिविंग चीज़ से ही लिविंग चीज़ बनती है। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने अगर हम पैस्चर थ्योरी के बारे में बात करें तो इन्होंने क्या करा, हमने 2 फ्लास्क लिए, जिसमें एक फ्लास्क जो था दोनों स्टेरिलाइज थे, दोनों ही सही थे, ऑटोक्लेव थे। एक में एस शेप पाइप ली और एक में नॉर्मल पाइप थी। एयर हमारी जो थी वो दोनों में प्रेजेंट थी, बट यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये पाइप बहुत ही छोटी थी, बहुत ही पतली थी, नैरो थी, इसलिए यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं जा पाए, बट यहाँ पर जा पाए। तो पैस्चर ने प्रूव कर दिया कि एयर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं पैदा होता है, सिर्फ लाइफ से ही लाइफ ओरिजिनेट होती है। तो हमारे पास अभी तक हमने 2 थ्योरीज पढ़ी। फिर उसके बाद जो हम पढ़ते हैं वो है हमारे पास केमिकल इवोल्यूशन। जो हमारे पास केमिकल इवोल्यूशन है, इसमें क्या हुआ, ओपेरन एंड हेल्डेन, दूसरा मिलर एंड यूरे, 2 साइंटिस्ट इसमें जो है। तो मिलर एंड यूरे ने सिर्फ इन्हें वो किया था, मतलब ऐसी प्रोजेक्ट को, मतलब उन्होंने बोला कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने एक पोस्टुलेट दिया कि मिलर और यूरे ने बोला कि लाइफ जो होती है प्रीबायोटिक सूप की तरह होती है, जिसमें बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं और उन्हीं कंपाउंड से मिलकर क्या होता है, लाइफ ओरिजिनेट होती है। इन्होंने सिर्फ बोला था। ओपेनर और हेल्डन ने क्या करा, इस पे वर्क किया। तो उन्होंने क्या लिया, आप जैसे एक वेसल देखते हैं, आपने सारी बुक्स में डायग्राम्स है, तो उस वेसल में उन्होंने बहुत बड़ा वेसल लिया और उसमें क्या करा, करंट पास कराया, और अंदर क्या था हमारे पास, HCN था, हाइड्रोजन साइनाइड था, हमारे पास नाइट्रेट थे और वाटर था, अमोनिया था। तो हमारे पास ये 4 कंपोनेंट थे, जिस पे से हमने देखा जब हमारे पास क्या हुआ, स्टिमुलेशन हुआ, करंट प्रोड्यूस हुआ, तो यही कंपाउंड्स मिलके हमारे अमीनो एसिड्स बना रहे थे। यही कंपाउंड्स मिलके ग्लूटाल्डिहाइड से हमें क्या मिल रहा था, ग्लूटाल्डिहाइड से हमें शुगर मिल रहा था। तो हम कह सकते हैं, ऑफ कोर्स हमारा जो शुगर है, जो कि जेनेटिक मटेरियल है, वो किसका बना है, राइबोज शुगर और अमीनो एसिड से ही तो शुगर हमारा बना है, जेनेटिक मटेरियल। तो हम उसे यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ अब हमारे पास क्या है, कंपोनेंट्स बन चुके हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमने देखा कि लाइफ यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। और जब ये काम चल रहा था उसी टाइम पे क्या हुआ, हमारे प्रोटीनॉइड्स बने। प्रोटीनॉइड्स क्या हैं, अगर आप अमीनो एसिड्स को लेते हैं और अमीनो एसिड्स को बॉईल करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ड्राई गैस के अंदर उसे हीट करते हैं तो प्रोटीनॉइड्स मिलते हैं। और इन्हीं प्रोटीनॉइड्स को अगर आप बॉईल करते जाएंगे तो आपको माइक्रोस्फीयर्स मिलेंगे, जो कि कहीं ना कहीं एक लिविंग मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करता है। जैसे कि हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो एक सेल हमारा टूटता है और बाइनरी डिवीजन से 2 सेल्स में बन जाता है। तो अगर हम उसकी बात करें, तो अगर हम देखें कि हमारा एक सेल है वो 2 सेल में ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ पर हम इसे स्टडी कर सकते हैं कि हाँ ठीक है। तो पहला हमें ये भी पता चलता है कि पहले जो रिप्रोडक्शन थी वो एसेक्सुअल मोड था। पहले हम यहाँ पूरे में देखें तो ऑक्सीजन एब्सेंट है, तो हमें ये पता चलता है कि एनएरोबिक हमारा एनवायरनमेंट था। प्रोटीनॉइड्स बने, माइक्रोस्फीयर्स बने, और आपने एक नाम सुना होगा कोएक्सोवेट्स। ये भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं जो कि बनते हैं हमारे इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ऐसे ही ये एग्रीगेट होते जाएंगे बहुत सारे प्रोटीनॉइड्स, जो कि मिलकर कोएक्सोवेट्स बनाएंगे, जिससे हम यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं कि हमारा कैसे क्या हुआ।
फिर इन्हीं मॉलिक्यूल्स को अगर हम स्टडी करेंगे तो हमारे पास प्रोटोसेल बनता है। प्रोटोसेल्स में क्या है हमारे पास, इन पे एक माइक्रोस्फीयर तो था ही, साथ में एक मेम्ब्रेन भी डेवलप हो जाती है प्रोटोसेल्स में। और आप इन्हीं के मॉलिक्यूल, तो हमें यहाँ से पता चलता है कि जो पहला हमारा लिपिड बाइलेयर मॉलिक्यूल आया, तो लिपिड बाइलेयर मॉलिक्यूल में क्या होता है कि पहली लिपिड बाइलेयर, एक आरएनए तो हमारा पहला जेनेटिक मटेरियल है ही। क्यों है, ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है CSIR में कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल क्यों माना जाता था पहले, क्योंकि आरएनए में क्या है, आरएनए एक्ट एज अ राइबोजाइम, इट इज़ एन आरएनए एंजाइम, तो इसलिए इसे पहला जेनेटिक मटेरियल माना गया था। फिर बाद में स्टडी किया कि हाँ, जब हम एल्कली इसे रखते हैं एनवायरनमेंट में तो ये हमारा आयंस बना लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो डिग्रेड हो जाता है। और हमने क्या देखा कि हमारे पास क्या है, ये पूरा मॉलिक्यूल हमने स्टडी किया। इसमें हमें जो मेन पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं वो ये चीज़ है कि हमारा जो पहला वो था थ्योरी की अगर हम बात करें तो हमारे पास है ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ, जिसमें हमने स्पॉन्टेनियस थ्योरी पढ़ी, स्प्लेंसई और रेड्डी की। फिर हमने पास्चर थ्योरी पढ़ी जिसमें हमने देखा वेसल्स में एयर जा रही थी बट माइक्रोब नहीं जा रहा था, जिससे पता चलता है लाइफ अराइज फ्रॉम लाइफ। फिर हमने केमिकल इवोल्यूशन देखा जिसमें हमने ओपरेन हेल्डन का मॉडल पढ़ा और हमारे पास इनिशियली HCN, अमोनिया, मीथेन एंड वाटर प्रेजेंट था। इलेक्ट्रिसिटिक चार्ज हमने प्रोवाइड करा था जिसकी वजह से हमें प्रोटीनॉइड मिला, माइक्रोस्फीयर्स मिले, जिसमें हमने देखा कि हमारा पहला रिप्रोडक्शन जो स्टार्ट ही हुआ था वो रिप्रोडक्शन हमारा एसेक्सुअल है और एनारोबिक एनवायरनमेंट था पहले। इसके बाद ही एक क्वेश्चन आया था CSR में, जो क्वेश्चन था हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, उसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारा नेचुरल सिलेक्शन होता है वो कब हुआ था, नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन जब हमारे मॉलिक्यूल्स बने भी नहीं थे, मतलब प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स अभी डिसाइड नहीं हुए थे, उससे भी पहले हमारा नेचुरल सिलेक्शन हुआ था। तो अगर आपके पास ऑप्शंस हों प्रोकैरियोट से पहले, यूकैरियोट से पहले, तो सबसे पहले जब लाइफ ओरिजिनेट ही हुई थी, तो लाइफ जब ओरिजिनेट हुई थी वो डिवाइड करी थी, उसने अपना नंबर इंक्रीज़ करा था, तो उस टाइम पे ही हर चीज़ नेचुरल सिलेक्शन के हिसाब से हुई थी। तो ये जो टॉपिक है इससे कम ही क्वेश्चंस आते हैं बट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो केमिकल्स हैं वो पूछे जा सकते हैं और इवोल्यूशनरी चार्ट को अरेंज करने के लिए हमें दिए जा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास 2 साइंटिस्ट आए थे, लेमार्क और डार्विन। तो लेमार्क और डार्विन ने क्या हुआ, लेमार्क ने अपनी थ्योरी दी। लेमार्क की जो थ्योरी है तो लेमार्क ने क्या बोला कि जो हमारी थ्योरी है उसमें बोला कि जो हमारी नीड्स होती हैं, हर चीज़ नीड के हिसाब से होती है। अगर कोई ऑर्गन हमें ज़रूरत है तो हम उस ऑर्गन को लेंगे, बट अगर हम चाहते हैं कि मतलब हमें यूज़ ही नहीं हो सही ऑर्गन का, जैसे हमारे पास केव फिश होती है, इसमें आइज़ थी बट वो डार्क में रहते हैं तो उन्हें आइज़ का कभी यूज़ हुआ ही नहीं, तो इसलिए रूडिमेंट्री हो गया, वो नहीं यूज़ हुआ, तो उनके पास आई अब है ही नहीं। और कुछ सालों बाद, सालों मतलब 1-2 साल नहीं, बहुत सालों बाद क्या होगा, वो करैक्टर वहाँ से डिस्प्लेस ही हो जाएगा। डार्विन ने बोला कि जो भैया फिटेस्ट होगा, फिटेस्ट वाला जो है वो ही सरवाइव करेगा।
तो उन्होंने बोला फिटेस्ट है वो ही सरवाइव करता है। इस केस में क्या होता है, अगर हमारे पास एक पॉपुलेशन होती है तो हम देखेंगे उस पॉपुलेशन में खाना कितनों को मिल रहा है, मतलब कितने फूड फीड कर पा रहे हैं, डिपेंड करता है। अगर लिमिटेड होंगे या फिर हमारे पास क्या है, बहुत ही सारा जो है सोर्स है, तो हम बोल सकते हैं हाँ भाई वेरिएशंस है हमारे पास, और नेचुरल सिलेक्शन होगा उस केस में। फिटनेस तो हमने देख ही लिया, साथ के साथ हमारे पास क्या है, साथ के साथ हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन है जो कि नेचर सिलेक्ट करेगा। इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो दिया जाता है वो है इंडस्ट्रियल का। जब इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो रही थी हमारी नहीं मतलब बाहर देशों में, तो उस केस में क्या हो रहा था कि जो हमारे पास नेटिव्स थे ना वो डिस्ट्रॉय होते चले जा रहे थे। हमारे पास इंडस्ट्रियल मैनलिज्म जो है, तो हमारे पास 2 वैरायटीज़ होती हैं, बैट्सियन एंड मुलेरियन। तो बैट्सियन मुलेरियन हमारे पास क्या था, बैट्सियन बिटुलेरिया एंड मुलेरियन। हमारे पास 2, एक ये बर्ड्स ही लगा लो अब, वो होती है स्मॉल इंसेक्ट होता है, मॉथ होता है, जो कि इंसेक्ट्स खा जाते हैं, बर्ड्स खा जाती हैं। तो ब्लैक कलर की होती हैं, वाइट कलर की होती हैं। तो वाइट उस टाइम पे क्या था, ट्रीज़ की बाग जो थी ना वो वाइट थी, तो वाइट की पॉपुलेशन ज़्यादा थी। बट इंडस्ट्रियल काम होने की वजह से पॉपुलेशन वहाँ पर क्या हुआ, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया। पोल्यूशन ज़्यादा होने की वजह से क्या हुआ, जो ब्लैक का नंबर था वो इंक्रीज़ होने लगा, क्योंकि अब जो बार्क था, ट्री का जो बार्क था उस पे क्या था, वो भी ब्लैक कलर का, ये भी ब्लैक कलर के, तो चिड़िया देख ही नहीं पाएगी, खा ही नहीं पाएगी, इन्हें वो खा रही थी। तो पॉजिटिव सिलेक्शन हुआ हमारा, जिसमें क्या हुआ, नेटिव को नहीं लिया गया बट इसको हमें चूज़ करा गया और इसका नंबर इंक्रीज़ करा गया, किसका, ब्लैक वाले मॉथ का। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि हमारा कैसे क्या होता है। फिर हमारे पास एक थ्योरी और आती है डार्विन के बाद, नियो डार्विनिज्म। जो नियो डार्विनिज्म है उसमें क्या होता है, नियो में हम म्यूटेशंस को भी लेते हैं। अभी तक हमने बोला कि हाँ भी जो भी हो रहा है या तो यूज़ डिसयूज़ पे हो रहा है, या फिर डार्विन में हमने बोला फिटेस्ट का सिलेक्शन हो रहा है जो कि नेचुरल सिलेक्शन है। न्यू डार्विनिज्म ने बोला कि म्यूटेशन होता है, होता क्या है, हमारे जो कोई भी हमारा जेनेटिक मटेरियल है वहाँ पर हमारे न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर हैं, तो उन बेसिस में क्या हो रहा है, हमारे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। जीन्स हैं, जीन्स भी तो ऑफकोर्स न्यूक्लियोटाइड से बने हैं, mRNA सीक्वेंस से सब कुछ जो हमारा पूरा वो होता है सेंट्रल डोग्मा, अगर हम उसे कंसिडर करें तो हमारे पास क्या है, जीन्स से ही हमारा सारा सिस्टम जो है बना है। तो जीन्स ही है जो कि हमें बाहर फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स दे रहा है। तो जीन को सब्स्टिट्यूशन करा, तो उस म्यूटेशन को हम अगर पढ़ेंगे तो हर बार सब्स्टिट्यूशन से एक न्यू स्पीशीज़ बनती चली जाएगी। और नियो डार्विनिज्म हमें म्यूटेशन के बारे में बताती है। फिर हैबिटेट चेंज कर सकते हैं, जैसे हमारा गैलापागोस आइलैंड है, उसमें क्या होता है, एक ही ट्री पे बहुत सारी हमारी फिशेस, जो एक ही ट्री पे बहुत सारी बर्ड्स हमारी वहाँ पर रहती हैं। क्यों रहती हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट फूड हैबिट्स हैं उनकी, डिफरेंट डिफरेंट हायरार्कीज़ में वो बर्ड्स आपस में रह रही हैं। तो वो एक दूसरे से नहीं लड़ती हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, और उस सपोर्ट की वजह से हमारे पास जो होता है वो सारी फिशेस जो हैं, सारी जो हमारे पास बर्ड्स हैं वो उस पे हमारे रह पाती हैं ट्री पे। अब हम आते हैं, हमारे पास 3 टर्म्स होती हैं, होमोलोगस, एनालोगस, होमोप्लासी। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होती है, तो इस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। होमोलोगस क्या होता है, आप ऐसे याद रखें, सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका वही है जिसमें हम ह्यूमन, फ्रॉग, बैट, प्रोपोइस और हॉर्स, इन सब स्पीशीज़ के 4 लिम्ब को देखते हैं।
तो फोर लिम्ब का स्ट्रक्चर, हमारा स्ट्रक्चर सबका क्या है, सेम है, बट डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, डिफरेंस इज़ इन, हमारा डिफरेंस कहाँ पर है, डिफरेंस है हमारा कि फंक्शन सबका अलग अलग है। जैसे कि ह्यूमन अपना फोर लिम्ब किसी चीज़ को ग्रैस्प करने के लिए करता है, फ्रॉग उसे ही कूदने के लिए करता है, जंपिंग करता है, बैट फोर लिम्ब अपना उड़ने के लिए करता है। तो सेम स्ट्रक्चर था आपका, बट आपका जो फंक्शन था वो डिफरेंट था। तो इससे हम क्या बोल रहे हैं, स्टार्टिंग तो एक ही चीज़ थी ना, एंसेस्ट्रली भी ये हमारे कनेक्टेड होते हैं, एंसेस्ट्रल सेम होता है, तो सेम एंसेस्टर था, सेम स्ट्रक्चर था, बट अब डिफरेंट हो गए। तो ये क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। कोई चीज़ जब फैलती है उसे हम डाइवर्ज बोलते हैं। अगर आप एनालॉगस की बात करें, एनालॉगस में क्या है, बिल्कुल अपोजिट होता है होमोलॉगस के। इसमें क्या होता है, अगर आप ऐसे याद कर लेंगे ये डाइवर्ज कर रहा है, तो इसे ऐसे सोच लीजिए ये कन्वर्ज कर रहा है। इवोल्यूशनरी कोई रिलेशनशिप इनमें नहीं है, बिल्कुल भी एक दूसरे से नहीं जुड़े हुए हैं। क्या है इसमें, स्ट्रक्चर तो डिफरेंट होता है, बट फंक्शन जो है हमारा क्या है, फंक्शन हमारा सेम है। सिमिलरली होमोप्लासी इज़ ऑल्सो लाइक एनालॉगस, बस इसमें क्या है, हमारा फंक्शन तो सेम होगा, बट इवोल्यूशनरी ये कनेक्टेड होंगे। इवोल्यूशनरी इसमें क्या होगा, दो स्पीशीज़ हैं, रीसेंट कॉमन एंसेस्टर नहीं है इनका, मतलब एक टाइम पे था, बट अभी इनमें रीसेंट कॉमन एंसेस्टर यहाँ पर नहीं है। जैसे कि आप इसे समझें, होमोप्लासी को कैसे समझेंगे आप, ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। होमोप्लासी देखिए, होमोप्लासी में क्या है कि ऐसा कोई कैरेक्टर था जो कि पेरेंट में नहीं था, बट उनका जब ऑफस्प्रिंग आया तो उसमें वो कैरेक्टर था, तो हम उसे ऐसे लेंगे कि हमारा एंसेस्टर्स में नहीं है बट ऑफस्प्रिंग में है, और ऑफ कोर्स एकदम से तो नहीं आया होगा। तो रीसेंट कॉमन एंसेस्टर्स में कैरेक्टर एब्सेंट होता है, जैसे मैं आपको बता रही थी, बट अगर आप और इसकी हिस्ट्री में जाएंगे और इससे हिस्ट्री में, तो ये कैरेक्टर कहीं ना कहीं हमारा शो हुआ होगा, इसलिए ये यहाँ पर ऑफस्प्रिंग में हमारा क्या है, प्रेजेंट है। फिर हमने वेस्टिजियल ऑर्गन्स देखे हैं कि हाँ भाई जो चीज़ नहीं यूज़ हुई, लेमार्क ने बोल दिया कि यूज़ और डिसयूज़, डार्विन ने बोला फिटेस्ट, और न्यू डार्विन सब्स्टिट्यूशन करवाया, म्यूटेशन करवाया। इसके एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे होते हैं। आप इसमें विंग्स ले सकते हैं, लाइक जो हमारे पास वेल होती है, वेल का अगर हम बात करें, वेल्स के लिम्ब की, मतलब वेल्स के फिन और फिशेस के फिन में क्या फ़र्क है, वेल का फिन एंड फिशेस, नॉर्मल फिशेस जो होती हैं, क्या फ़र्क है। तो पहली बात तो हमें क्या पता चलता है कि इन दोनों का फंक्शन एक ही है, चल तो एक तरीके से रही है ना, दोनों काम करना ही है। तो हमने देखा कि ये हमारी काम एक ही है, काम एक से, तो हमें लगा कि हाँ एनालॉगस हो सकता है। अभी हम श्योर नहीं है, मैं एंसेस्टर देखेंगे, इसका एंसेस्टर कौन होगा। एंसेस्टर हमने देखा कि जो फिशेस होती हैं, ऑफ कोर्स हमने वेल किस में पढ़ते हैं, मैमल्स में आ जाती है हमारे वेल्स, और साथ के साथ हमें ये भी पता है कि जो वेल्स होती है उनका पोस्टीरियर फिन मॉडिफाई होता है, और फिशेस का पूरी बॉडी, तो दोनों का इवोल्यूशनर अलग अलग था, एंसेस्टर में कॉमन नहीं था। अब हमारे पास क्या होता है, ऑफस्प्रिंग में था, तो हमें पता चल जाता है ये क्या हुआ, ये एनालॉगस का एग्जाम्पल हुआ। फिर हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस आ चुके हैं और आगे भी आएंगे, जैसे कि हमारे पास होता है मोड्स ऑफ नेचुरल
सिलेक्शन, इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ें आप। जो चीज़ समझा रही हूँ मैं, ऑफकोर्स ये थोड़ा हौच पौच हो गया है, तो आप इस पे ना देखें। मैंने जो बोला है आप उसे जॉट डाउन कर लें जगह पे, क्योंकि लास्ट में आपको टाइम नहीं मिलेगा। जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ वो की पॉइंट्स हैं, ये आपको रिमेंबर रखना है। और जो मैंने टॉपिक्स बताया उन्हें आप ज़रूर पढ़ लें। अब हमारे पास है मोड्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अगर हम मोड्स की बात करें तो हमारे पास 3 टाइप से नेचुरल सिलेक्शन होता है। एक होता है डायरेक्शनल, एक होता है स्टेबलाइजिंग, दूसरा होता है हमारा डिस्ट्रक्टिव। अब आप एक ग्राफ देखें ऐसा, ये हमारा सेंट्रल पॉइंट हो गया ग्राफ का। ऑफ कोर्स हमें क्या दिख रहा है, नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स जो हैं इस पार्ट में हमारे ज़्यादा हैं, ठीक है। इसके बाद आप ऐसे देखें, एक ये सेगमेंट हो रहा है और एक ये। इसमें ये ग्राफ ही समझना बहुत ज़रूरी है मेन तो, क्योंकि इस ग्राफ को अगर आप समझ लेंगे ना तो आपको बाकी सारी चीज़ें आसानी से समझ आ जाएंगी। अब मैंने आपको ये दिखा रही हूँ ग्राफ, इसमें हमने इस ग्राफ के डेटा को 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। मैंने कलर कर दिया, इससे आपको आसानी से दिख जाएगा। अब हमने देखा, ऑफ कोर्स हमें पता है कि जो भी हमारा ग्राफ होता है ये नॉर्मल रीजन है, ये होमोलोगस जो होता है सेम, और हमारे पास जो होता है होमोलोगस तो है ही है। हमारे पास 2 चीज़ होती है, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस जब मैं आपको जेनेटिक मॉड्यूल पढ़ाऊंगी जेनेटिक्स, तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस में क्या है, होमो मीन्स सेम, लाइक अगर आप कैपिटल एच की बात करें या फिर स्मॉल एच, और हेट्रोजाइगस कैपिटल एच स्मॉल एच। तो हमें पता है कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं हमेशा उनका जो रेशियो होता है वो हमारा जो एलील फ्रिक्वेंसी है उनकी ज़्यादा होती है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये पेरेंटल पॉपुलेशन हो गई, होमोलोगस हो गई है। होमोलोगस इंडिविजुअल का डेटा है और ये हमारा होमोजाइगस डेटा है। ये हमने बोला ऑफकोर्स यहाँ पर हमें HZ टाइप के डेटा, मतलब एच छोटे कैपिटल एच और स्मॉल एच का डेटा मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा हेट्रोजाइगस, और बिल्कुल ही जो ये है एक्सट्रीम्स होता है जो बहुत ही लेस मतलब लेस इन नंबर होता है। तो हम इससे स्टडी, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहला हमने पढ़ा था डायरेक्शनल, मैंने ग्राफ समझा दिया, मैं दोबारा इसके साथ अब समझाऊंगी टॉपिक के साथ। डायरेक्शनल में क्या है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के डेटा को, मतलब जैसे समझ लो आप ये सबसे छोटी हाइट वाले थे, ये सबसे लंबी हाइट वाले थे, ये मीडियम हाइट के थे, बट ये एवरेज जो कॉमन हाइट है पॉपुलेशन में उसके डेटा था। तो अब हमारा हो सकता है इसमें ऐसा शिफ्ट हो जाए डेटा, ये सेंटर था, या फिर डेटा ऐसा शिफ्ट हो जाए, ये सेंटर था। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि एक्सट्रीम की पॉपुलेशन यहाँ पर बढ़ रही है ना, मीडियन की वैल्यू भी चेंज हो गई। पहले मीडियन अलग था, और आप इसका मीडियन मोड मीन मीडियन मोड निकालेंगे तो वो भी डिफरेंट आएगा, क्योंकि अब इस वैल्यू के हिसाब से ये शिफ्ट हो गया। तो हमारा स्टेबलाइजिंग में क्या होता है, मतलब डायरेक्शनल में क्या होता है, हमारा एक डायरेक्शन में चला जाता है, और नॉर्मल और एवरेज वैल्यूज़ को तो हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं, यही तो थी एवरेज वैल्यूज़, इन्हें तो हमने रिमूव कर दिया डेटा में से। तो ये कॉन्सेप्ट है डायरेक्शनल का। स्टेबल सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, भैया बीच वाला पार्ट दिख रहा है, तो ये स्टेबलाइजिंग है, जो कि हमारा एवरेज जो था, ये बेसिक एवरेज को भी हमारा सपोर्ट कर रहा है, होमोजाइगस पॉपुलेशन को सपोर्ट कर रहा है। और अगर देखा जाए तो ये जो डेटा है स्टेबलाइजिंग वाला, होमोजाइगस वाला, ये डेटा हमारा क्या है, इसमें हमारे पास क्या अनचेंजिंग एनवायरनमेंट है, कांस्टेंट है ये।
और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, म्यूटेशंस को चेक कर सकते हैं कि म्यूटेशन हमारा नॉर्मल डेटा से ही हमेशा हमें म्यूटेशंस पता चलेंगी। तो इस डेटा को हम म्यूटेशन के लिए, स्टेबलाइजिंग को हम क्या करते हैं, म्यूटेशन के लिए स्टडी करते हैं। फिर आती हैं डिस्ट्रप्टिव, जो कि पूरे डेटा को एक तरीके से ख़राब कर रही हैं। तो अगर हम ग्रीन वाला रीजन देखें तो ये ना हाँ में ना में बीच वाली कंडीशन आ गई है यहाँ पर। तो बीच वाली कंडीशंस हमारा क्या है, ये डिस्ट्रक्टिव डेटा है। तो हम सब्जेक्ट करेंगे डाइवर्जेंट सिलेक्शन प्रेशर, मतलब होगा क्या, एक तो ये नॉन होमोलोगस, हेट्रोजाइगस तो था ही, साथ में नॉन होमोलोगस डेटा है। अब आप इसे कैसे बोल सकते हैं, लाइक आपके पास क्रोमोसोम है, इधर H है तो ऑफकोर्स इधर H ही होगा ना। तो एक क्रोमोसोम ये था, बट इधर आपके पास स्मॉल h है। तो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स डिफरेंट क्रोमोसोम के होमोजाइगस हुए। तो अगर आप इसमें से, तो एक इसमें से आया, एक इसमें से आया, तो ये होमोजाइगस हुआ, आया समझ। ये नॉन होमोलोगस हुआ, ठीक है। होमोलोगस सेम, होमोलोगस जब क्या हुआ, सेम क्रोमोसोम के दोनों हमारे क्या हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स आइडेंटिफाई करेंगे तो होमोलोगस, बट डिफरेंट क्रोमोसोम के डिफरेंट सिस्टर क्रोमेटिड्स आर नॉन होमोलोगस। तो ये हमारा नॉन होमोलोगस का क्या होगा, डेटा होगा। इसमें ये की पॉइंट्स ही याद रखने हैं, इसी के ऊपर आज तक क्वेश्चंस आए हैं, जब भी आए हैं। अब हमारे पास एक पॉइंट आता है जिस पे क्या होता है, इनमें क्या होता है, बेसिकली जो यूनिट हमारी है इवोल्यूशन वाली, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस, मतलब सारे ही ज़्यादातर क्या 99% क्वेश्चंस डायरेक्ट ही पूछे गए हैं आज तक। पिछले साल भी जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे डायरेक्टली ही पूछे गए हैं। अब एक हैंडीकैप थ्योरी आती है। हैंडीकैप थ्योरी क्या बोलती है, भैया ऐसे कैरेक्टर्स जो कि हैंडीकैप कर रहे हैं किसी को, मतलब उस बेचारे की तो जान ही निकल गई है, ऐसा कुछ आप सोचें। हैंडीकैप लाइक अपाहिज होना जिसे हम बोलते हैं हिंदी में। तो हैंडीकैप थ्योरी में क्या होता है, हमारे पिकॉक का एग्जाम्पल आता है इसमें सबसे बढ़िया। पिकॉक में क्या होता है, जो मेल पिकॉक होता है ना, उसके पास फेदर्स होते हैं, सबको पता है, और फीमेल पे फेदर्स नहीं होते हैं। तो मेल पिकॉक पे क्या होता है, फेदर्स होते हैं। तो वो जितना फूड खाता है, कंज्यूम करता है, उतना फूड उसे उन फेदर्स को मेंटेन करने में लग जाता है। तो हमारे पास वो हो गया पिकॉक में। ऐसे हमारे पास अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स क्या करती हैं, देखती हैं कि जो मेल्स हमारे क्या कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं क्या, विंग्स, जो हमारे फेदर्स हैं, सुंदर सुंदर फेदर्स होते हैं, उनसे ही वो मेट करती हैं। तो यहाँ पर अब फीमेल्स जो हो गई हैं वो चूज़ी हो गई हैं, वो चूज़ कर रही हैं कि हमें किससे मीटिंग करनी है, किससे नहीं। क्यों, क्योंकि जो मेल के फेदर्स होते हैं वो इसकी विगरेलिटी और वाइटलिटी को शो करते हैं, जिससे पता चलता है कि उसके पास जीन्स हैं जो कि उसकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या होता है, पिकॉक हमारा एग्जाम्पल है। और हैंडीकैप मतलब ऐसे कैरेक्टर्स को चूज़ करना जो कि उसके लिए, जो उसे कैरी कर रहा है उसके लिए मुश्किल होते हैं कैरी करना, बट उसकी मेटिंग के लिए वो बहुत ज़रूरी होते हैं। और अगर एक बार मेटिंग हो जाए तो जो भी वहाँ दिक्कत हुई, दिक्कत कहाँ हुई भैया, उसकी एनर्जी तो पूरी चली गई ना वहाँ पर जो उसने कंज्यूम करा। तो वो एनर्जी का वो हमारा हो जाता है कि चलो कोई नहीं, ठीक है, रिप्रोड्यूस तो कर पा रहा है ना। तो ये हमारे पास दो टाइप के इंडिविजुअल्स होते हैं। एक नॉर्मली हमारे पास होता है पॉलीगैमस एंड मोनोगैमस, मतलब जो एक जैसे दिखे दोनों गैमीट्स, तो मोनो और पॉली डिफरेंट। ज़्यादातर हम डिफरेंट गैमीट्स, मतलब फीमेल अलग दिख रही है, मेल अलग दिख रहा है, तो उसमें क्या होता है, डाइवर्सिटी भी आती है, चूजिंग कैपेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है वहाँ पर। एक दो टॉपिक्स और हैं इसमें, फिर ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल्स जो है इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत आता है। अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट में,
एक थ्योरी है हमारे पास। इनमें क्या है, सिर्फ थ्योरीज़ के नाम आपको पूछ दिए जाएंगे, पूछा जाएगा वो थ्योरी दी क्यों थी, वो क्या काम करती है, वो थ्योरी क्या बोलना चाहती है, ये सब वहाँ पे बोल दिया जाता है। तो हमारे पास को इवोल्यूशन होता है और एक होता है हमारे पास पैरेलल इवोल्यूशन। को इवोल्यूशन मीन्स को, नाम से समझ आ रहा है दो का साथ में, मतलब हमारे पास कोई स्पीशीज़ थी, वैसे उनमें कोई वो नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, दो डिफरेंट फैमिली से भी हो सकता है, बट कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में कोई तो कनेक्शन है, कोई तो हमारे पास क्या है यहाँ पर स्पीशीज़ में इकोलॉजिकल इंटरेक्शन है। या तो हो सकता है वो प्रेडेटर प्रे हो, या फिर हमारा कॉम्पिटिटिव हो, या फिर म्यूचुअलिस्टिक हो, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड करते हो, एक दूसरे से कॉम्पिटिट कर रहे हो, या फिर प्रेडेटर और प्रे का भी बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। क्यों? क्योंकि जो प्रेडेटर प्रे होता है वो दोनों एक दूसरे से बचने के लिए खुद को रेजिस्टेंट बनाते हैं एक दूसरे के विरुद्ध, और होता क्या है मतलब अगेंस्ट। तो होता क्या है, जब वो ये बना रहे होता है तो दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट ना हो, इसलिए वो खुद में चेंजेस लाता है। ठीक है, तो ये को इवोल्यूशन मतलब दो ऐसी स्पीशीज़ का इवोल्यूशन साथ में होना, जिसमें क्या है कि वो रेसिप्रोकली एक दूसरे को इफ़ेक्ट कर रही हैं। फिर आता है हमारे पास जो को इवोल्यूशन है ना, उसके लिए रेड क्वीन हाइपोथेसिस हमारी दी गई है। रेड क्वीन हाइपोथेसिस में क्या है, जो रेड क्वीन हाइपोथेसिस होती है वो सेम जो मैंने आपको अभी पूरा इसमें बताया को इवोल्यूशन को ही शो करती है। रेड क्वीन हाइपोथेसिस सेम एज हमारे पास पैरेलल इवोल्यूशन है। जो पैरेलल इवोल्यूशन होता है उसमें क्या होता है, दो डिफरेंट हमारे स्पीशीज़ हैं, बट कहीं ना कहीं वो रीसेंट तो नहीं बट इवोल्यूशनरी वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड थी। उन दोनों स्पीशीज़ का अगर इवोल्यूशन साथ में हो तो वो पैरेलल, क्या बोला मैंने इसमें कि को इवोल्यूशन में क्या है, वो कनेक्टेड नहीं है, दो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, बट पैरेलल में वो स्पीशीज़ कनेक्टेड है, एंसेस्ट्रली एंसेस्टर्स उनमें कॉमन थे। हमारे पास एक होता है अडेप्टिव रेडिएशन। अडेप्टिव रेडिएशन में क्या होता है हमारे पास कि जो हमारे पास अडेप्टिव रेडिएशन है मतलब हमारी पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही कम है। ठीक है, क्योंकि भैया हमारे पास कोई ना कोई रिसोर्सेज की कमी होगी या फिर कोई स्पीशीज़ ऐसी होगी जो हमसे ज़्यादा पावरफुल होगी, वो हमें बढ़ने नहीं देगी। तो अडेप्टिव मतलब अडेप्ट करना किसी चीज़ के लिए, और रेडिएट करना मतलब हर जगह अपनी पॉपुलेशन को बनाना, वो होता है अडेप्टिव रेडिएशन। इसमें दो चीज़ बहुत ज़रूरी हैं जो CSIR में आने के चांसेस है। क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि जो हमारा अडेप्टिव रेडिएशन है वो क्यों होता है, इसमें मतलब आपको ऑप्शन दे देंगे चार, उसमें से पूछ लेंगे मतलब क्या रीज़न हो सकता है अडेप्टिव रेडिएशन का। तो दो रीज़न्स जो हैं, एक तो होता है कि जो हमारा कॉम्पिटिटर है वो कॉम्पिटिटर हमारा डाई कर चुका है, जैसे कि डायनासोर्स मरे तब की तब हमारा जो ह्यूमन है उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई थी। दूसरा कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो कोई था ही नहीं, लैंड जो है वो फुल्ली हमारी ओपन लैंड थी, मतलब वहाँ पर कोई किसी की प्रेजेंस नहीं थी, वो ओपन था, वहाँ पर कोई भी आ सकता था, कोई भी जा सकता था। तो मतलब वहाँ पर कोई ऐसा स्पीशीज़ नहीं थी कि जो दूसरी स्पीशीज़ को क्या करे, हमारे वहाँ से उस स्पीशीज़ को रिमूव कर दे। होप्स जो मैंने आपको टॉपिक समझाए हैं वो एक बारी में डाइजेस्ट हो जाए आपको। बाकी अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में पूछ सकता है।
दूसरा ये चीज़ है कि आप CSI बडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें मैं सारी आपको वीडियोस कर मतलब आपको सारी जितनी भी हमारी यूनिट्स हैं 13 यूनिट्स, उनका मैं आपको जितना सारा एक्सप्लेन करूँगी, जिससे आपका CSI नेट क्वालिफाई हो जाए। और स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एट लास्ट बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला। तो अगर आप स्टडी करेंगे तो होगा। डिफरेंट सोर्सेज से पढ़िए, इसकी वजह से आपका CSI क्वालिफाई हो जाए।